हेलो एवरीवन, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टॉपिक हमारा रहेगा क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल स्ट्रक्चर से 2012 से लेकर अभी तक जितने भी क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आए हैं तो वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास। और हमारा जो पहला क्वेश्चन है जो हमारा 2012 में आया था, the angle between two planes represented by Miller indices 110 and 11 in a simple lattice is right। हमें यहाँ पर टू प्लेन्स की मिलर इंडिसेस गिवन है और हमें बताना है इन प्लेन्स के बीच का एंगल। तो जो हमारे पास एंगल के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज cos थीटा इज इक्वल टू h1 h2 प्लस k1 k2 प्लस l1 l2 डिवाइडेड बाय में स्क्वायर रूट ऑफ h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर, राइट। तो इनकी वैल्यू आप पुट कर दीजिए। तो देखिए ये हमारे पास h1 है, k1 l1 और ये हमारे पास है h2 k2 l2, राइट। h1 इंटू h2 प्लस k1 इंटू k2 प्लस l1 इंटू l2, राइट। और यहाँ पर इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर h1 स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर प्लस l1 स्क्वायर इंटू h2 स्क्वायर प्लस k2 स्क्वायर प्लस l2 स्क्वायर, राइट। तो हमारे पास जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर स्क्वायर, ठीक है, 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब देखिए जो 2 है, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इस स्क्वायर रूट ऑफ 2 से ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 कैंसिल हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3 को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 की वैल्यू 1.414, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की वैल्यू 1.73 और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.81, राइट, 0.81। अब देखिए तो हमारे पास एंगल कितना आएगा, देखिए यहाँ पे दे रखा है जैसे 30 डिग्री, राइट। तो cos 30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, रूट 3 बाय में 2। रूट 3 बाय 2 हमारे पास कितना आएगा, देखिए 1.73 डिवाइडेड बाय में 2, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 0.86, राइट। अप्रॉक्स कितना आ जाएगा 0.86। अगर cos 45 की वैल्यू हम यहाँ पर देखें तो cos 45 डिग्री क्या होता है 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 होता है हमारे पास। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जब वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं 1.414 तो हमें यहाँ पर कितना ऑब्टेन होता है, यहाँ पर हमें ऑब्टेन होता है 0.7, राइट, 0.70। तो मतलब जो हमारे पास 0.81 आया है तो वो इसके इन बिटवीन वाली कोई वैल्यू है, 30 से 45 के बीच की कोई वैल्यू है। तो इट मीन्स 30 से 35 डिग्री, 30 से 45 डिग्री के बीच का एंगल कौन सा है, 35। तो आंसर हमारा क्या रहेगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेटेस्ट पैरामीटर ऑफ एन एलिमेंट स्टेबलाइज्ड इन एफसीसी स्ट्रक्चर इज 4.04 एंगस्ट्रॉम, राइट। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर लेटेस्ट पैरामीटर है ए 4.04 एंगस्ट्रॉम। हमें बतानी है एटॉमिक रेडियस, ठीक है, हमें क्या बतानी है, एटॉमिक रेडियस। अब देखिए फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास, तो एफसीसी स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास क्या रिलेशन होता है, R इज इक्वल टू ए बाई 2 रूट 2, राइट। तो यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, 4.04 एंगस्ट्रॉम हमें दिए और आंसर भी देखो हमें एंगस्ट्रॉम में ही पूछा है, तो हमें यहाँ पर एंगस्ट्रॉम को चेंज करने की नीड नहीं है। तो रूट 2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.414, इसको कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। तो ये आ गया 2.02। अब यहाँ पे देखिए आपको ना ऐसे कैलकुलेशन करने की भी ऐसे नीड नहीं है कि इसको प्रॉपर आप कैलकुलेट करके देखो तभी आंसर आएगा, आपको ऐसे भी पता चल जाएगा। देखो ये है 2.02 और उसको डिवाइड करना है 1.414 से, ठीक है। तो अगर 1.414 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2.82 समथिंग, है ना। तो ये तो मतलब स्मॉलर वैल्यू है तो 1 पे जाएगा, तो 1 पॉइंट समथिंग हमारा क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो विच इज ऑप्शन बी। तो 1.43 एंगस्ट्रॉम इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन एन एलिमेंट पैक्ड इन फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर। एफसीसी स्ट्रक्चर में हमें बताना है कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए एफसीसी स्ट्रक्चर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कहां पर होते हैं, एट कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ठीक है, कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होते हैं और हर फेस के सेंटर पर प्रेजेंट होते हैं, राइट। अब देखिए हमारे पास एक, ठीक है, अगर हम क्यूब माने तो यहाँ पर कॉर्नर्स कितने होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं 8 और कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन भी कितना होता है 1/8। ठीक है, फेस पर कंट्रीब्यूशन 1/2 और फेसेस कितने होते हैं 6, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर कितना आ गया है 1 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 4। तो हमारे पास कितने यहाँ पर एटम्स आ जाएंगे फेस सेंटर्ड में, दैट विल बी 4, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द स्ट्रक्चर ऑब्टेन्ड व्हेन ऑल टेट्राहेड्रल होल्स आर ऑक्यूपाइड इन अ एफसीसी स्ट्रक्चर इज ऑफ द टाइप। तो देखिए NaCl सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। नो डाउट एफसीसी तो होता है अरेंजमेंट, बट जो सोडियम आयंस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में। ठीक है, ये हमने अंडर क्रिस्टल सिस्टम पढ़े थे, सारे के सारे क्रिस्टल सिस्टम। सीजियम क्लोराइड का एफसीसी स्ट्रक्चर होता ही नहीं है, इसका क्या होता है बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर होता है। CaF2 में यस यहाँ पर ऑल टेट्राहेड्रल होल्स क्या होते हैं प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम आयंस होंगे वो किस में प्रेजेंट होते हैं, दे आर ऑक्यूपाइड इन ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड्स। जबकि यहाँ पर जिंक सल्फाइड में क्या होते हैं, जिंक सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास किसके अंदर, ठीक है, यहाँ पे हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाइड होते हैं। तो आंसर हमारा क्या रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज। तो सिंपल क्यूबिक लैटिस में पैकिंग फ्रैक्शन क्या होती है 0.52। और अगर हम बात करें बॉडी सेंटर्ड में, बॉडी सेंटर्ड लैटिस में जो पैकिंग फ्रैक्शन है वो कितनी होती है 0.68 और फेस सेंटर्ड में कितनी होती है जो पैकिंग फ्रैक्शन 0.74, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मेटल क्रिस्टलाइजेस इन एफसीसी स्ट्रक्चर, राइट। ठीक है, एफसीसी स्ट्रक्चर है विद अ यूनिट सेल साइड ऑफ 500 पिकोमीटर। यूनिट सेल साइड इसका मतलब जो एज लेंथ है, ए की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 500 पिकोमीटर। डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल हमें गिवन है 1.33 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, राइट। कहता है द मोलर मास ऑफ द मेटल इज क्लोज टू, और हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है मोलर मास। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास डेंसिटी की, जो डेंसिटी की यूनिट में प्रेजेंट है सेंटीमीटर, जबकि हमारे पास जो एज लेंथ है उसकी यूनिट में क्या प्रेजेंट है पिकोमीटर। तो सबसे पहले आप पिकोमीटर को किस में चेंज कर लीजिए, आप सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। अब देखिए हमें ये पता होता है 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर -12 मीटर। तो 500 इंटू क्या हो जाएगा ये 10 की पावर -12 मीटर। ये तो मीटर हुआ ना, बट हमें इसके क्या बनाने हैं सेंटीमीटर बनाने हैं। तो देखिए अब मीटर के सेंटीमीटर तो हमें बनाने आते हैं। ठीक है, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100। तो ये हमारे पास क्या बन गया 100 ऐसे सेंटीमीटर। तो ये आ गया जी 500 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। ये 2 जीरो हैं, ये भी हमने यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। अब देखिए जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है Z इंटू एम ओवर ए क्यूब इंटू एन ए, राइट। अब देखिए हमें यहाँ पर मोलर मास फाइंड आउट करना है ना, तो ये नहीं कि यहीं पे वैल्यूज पुट कर दो, नो। ठीक है, इसको बहुत ऐसे सिंप्लीफाई करो। देखिए मोलर मास m ये हमें फाइंड आउट करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इसको है ना ऐसे पहले इसी का फॉर्मूला ऐसे लिख लो, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ना हम, d इंटू ए क्यूब इंटू एन ए। ठीक है, d इज डेंसिटी है, ठीक है, कई जगह आपको रो भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, रो रिप्रेजेंट कर दो या डेंसिटी को डी से रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, तो दोनों ही करेक्ट है। यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा डिवाइडेड बाय में जेड, राइट। अब देखिए डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.33 ग्राम पर क्यूबिक
सेंटीमीटर, राइट, इंटू ए क्यूब हमारे पास क्या है 5 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर का क्यूब इंटू एवोगेड्रो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे क्या आ जाएगा पर मोल, राइट। और डिवाइडेड बाय में यहाँ पर जेड की वैल्यू कितनी है 4 है। कितनी वैल्यू है यहाँ पर जेड की 4 वैल्यू है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से, ये हमारे पास क्यूबिक सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का क्यूब आएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया, तो आंसर किस में आ जाएगा ग्राम पर मोल में, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये है 1.33, ठीक है, इंटू 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125, 10⁻⁻8 का क्यूब कितना हो जाएगा 10⁻⁻24 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए किससे 4 से, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर इसको कंप्लीटली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर, ठीक है, कितना आ जाएगा जी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 25, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। आप देखो ऐसे कर लीजिए ना, 10⁻⁻24 है, 10⁻23, 10⁻⁻1 आएगा, ठीक है। अगर 10⁻⁻1 आएगा इसको कट करके, तो यहाँ पर हम इसको 10 को नीचे लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर हम क्या लिख देंगे इस तरीके से आप लिख दीजिए जैसे, ठीक है। देखिए जैसे हमने इसको यहाँ पर कर दिया 10⁻⁻24 और 10⁻23, 10⁻⁻1 आया था इसको सॉल्व करके, तो 10⁻⁻1 वो 10 यहाँ पर नीचे चला गया लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो हमारा आंसर कितना आएगा 25। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज, कहता है मेटालिक गोल्ड क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर्ड स्ट्रक्चर विद यूनिट सेल डायमेंशन ऑफ 4 एंगस्ट्रॉम, राइट, ठीक है। हमें जो यूनिट सेल डायमेंशन यहाँ पर दे रखी है फेस सेंटर्ड के लिए ए की वैल्यू वो दे रखी है 4 एंगस्ट्रॉम। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द गोल्ड इज, तो देखिए फेस सेंटर्ड के लिए जो आर और ए का रिलेशन होता है वो क्या होता है आर इज इक्वल टू a/2√2। तो ए की वैल्यू जो हमारे पास है वो है 4 एंगस्ट्रॉम बाय 2√2 की जो वैल्यू है 1.414, राइट, 2 2 4। अब देखिए अगेन यहाँ पर हमारे पास, अब देखिए यहाँ पे हमें ये तो पता है कि 1 पॉइंट समथिंग हमारा क्या रहेगा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब देखिए 1.414 किसकी वैल्यू होती है √2 की वैल्यू होती है ना। अब देखिए डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो 2 अपॉन में ये √2 की वैल्यू है, तो इसको इससे जो कट करोगे तो हमारे पास √2 आएगा और √2 का मतलब क्या हो जाएगा 1.414, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अदरवाइज हमें ये तो पता चली गया था 1 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा, तो ए और डी तो आंसर है ही नहीं, ठीक है। तो अब सीधा ऐसे भी आप ऐसे इस तरीके से भी देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बाय चांस 1.414 यहाँ पर आना था, है ना। यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू 2 थी, ठीक है, √2 की वैल्यू आप पुट करो ही मत, ठीक है। अगर पुट नहीं भी करेंगे तभी हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैंने ऐसे कर दिया, देख लो जैसे यहाँ पे इसकी जगह √2 ही रख दिया, ठीक है, डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, तो आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, an element exists in two crystallographic modification with face centered and body centered cubic structure. The ratio of density of face centered to the body centered modification in terms of volume of their unit cell. Okay, ठीक है। हमें बतानी है कि एक ही एलिमेंट है, एलिमेंट सेम है, ठीक है। एक बार वो उसको हमने मॉडिफिकेशन की फेस सेंटर्ड अरेंजमेंट की बनाया और एक बार बनाया बॉडी सेंटर्ड, ठीक है। तो देखिए जो मोलर मास रहेगा m रहेगा वो तो दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि एलिमेंट क्या है सेम है, राइट। अब डेंसिटी के टर्म में द रेशियो ऑफ डेंसिटी उसने हमसे पूछी है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फेस सेंटर्ड टू द, यहाँ पर इसकी रेशियो बॉडी सेंटर्ड, इसकी रेशियो हमें बतानी है इन टर्म्स ऑफ देयर वॉल्यूम विल बी, ओके। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला जो होता है, ठीक है, डेंसिटी फॉर फेस सेंटर लिखती हूँ पहले मैं, Z इंटू एम, तो Z है 4 इंटू एम ओवर
यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ FCC लिख देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यही लिखा हुआ है, इनटू यहाँ पर Na, राइट। अब ऐसे ही डेंसिटी फॉर BCC यहाँ पर सिस्टम, इसके लिए जो वैल्यू है वो क्या हमारे पास होगी, ठीक है, 2 इंटू M ओवर में वॉल्यूम ऑफ BCC इंटू में Na, राइट। तो देखिए Na से Na कैंसिल, M से M कैंसिल, राइट। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 2 जा 4, राइट। तो हमारे पास क्या आ गया, 2 यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ बॉडी सेंटर BCC ओवर में यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ FCC, ठीक है। तो हमारे पास देखिए डेंसिटी ऑफ FCC डिवाइडेड बाय BCC क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ वॉल्यूम इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। तो हमारे पास यहाँ पर जो आंसर आ गया वो क्या आ गया है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अ कंपाउंड ऑफ M and X atom has cubic unit cell, ठीक है। M atoms are present at the corners, M atoms कहाँ पर प्रेजेंट है, corners, and body centered position, and body center position, and X atoms are present at face center position of the cube, ठीक है। X atoms कहाँ पर प्रेजेंट है, at face center। द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज, हमें बताना है यहाँ पर मोलिकुलर फॉर्मूला कंपाउंड का क्या रहेगा। तो देखिए कॉर्नर्स पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, कॉर्नर्स कितने होते हैं 8, बॉडी सेंटर्ड पर जो हमारे पास है कॉन्ट्रीब्यूशन 1, और सेंटर में तो एक ही होगा, फेस सेंटर पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, फेसेस कितने होते हैं हमारे पास 6, ठीक है। अब ये मत समझना कि यहाँ पे फेस सेंटर है तो यहाँ पे कॉर्नर्स भी आएंगे, क्योंकि कॉर्नर्स पर पहले कौन से एटम प्रेजेंट है, M एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है, तो ऐसे थोड़े कि फिर वहां पर X एटम्स भी आ जाएंगे, ठीक है। तो और यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि ये वो सिर्फ फेस सेंटर पोजीशन ऑफ द क्यूब पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया 2, और यहाँ पर कितना आ गया 3। ध्यान रहे जब हमें पोजीशन गिवन होती है तो हमें उसको इंटरचेंज, जैसे क्रॉस नहीं करना होता, ठीक है, वो वैलेंसी में क्रॉस करते हैं। तो हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा, M2X3, ठीक है। फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड will be M2X3, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कोऑर्डिनेट्स फॉर द एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल आर, ठीक है। हमें बताने हैं कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए वो क्या होते हैं। तो ये तो आपको डायरेक्ट ये लो लर्निंग क्वेश्चन है कि हमारे पास बॉडी सेंटर्ड में जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 0 0 0 एंड 1/2 1/2 1/2, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, हमें बताना है फॉर 100 प्लेन इन अ क्यूबिक स्ट्रक्चर विद लेटिस पैरामीटर 4 एंगस्ट्रॉम। मतलब हमारे पास एक ही वैल्यू हमें गिवन है 4 एंगस्ट्रॉम, और हमें फाइंड आउट करना है इंटरप्लेनर डिस्टेंस, इट मींस वैल्यू ऑफ डी, राइट। और क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, लेटिस पैरामीटर में दिया हुआ है। तो देखिए क्यूबिक के लिए जो हमारे पास डी का फॉर्मूला आ जाता है डायरेक्ट, वो क्या आ जाता है, a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, राइट। अगर ये ऑर्थोरोम्बिक होता या टेट्राहेड्रल होता, ठीक है, टेट्रागोनल होता, तो हम क्या करते, तो हमारे पास फॉर्मूला फिर होता 1/d स्क्वायर इज इक्वल टू, यही फॉर्मूला है पर क्यूबिक के लिए, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू इक्वल आ जाती है, तो इसलिए हम जब इसको इक्वल पुट करेंगे ए बी और सी को, तो हमारे पास वही फॉर्मूला आता है, राइट, ठीक है। ये हमने लेक्चर्स में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि जब यहाँ पर बी की जगह भी ए पुट कर दोगे, सी की जगह भी ए पुट कर दोगे, तो हमारे पास ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाता है फॉर क्यूबिक स्ट्रक्चर के लिए, है ना। ये भी बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है, तो ये फॉर्मूला तो डायरेक्ट ही आपको क्या होना चाहिए, बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए। तो d इज इक्वल टू a ओवर स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो a की वैल्यू हमारे पास है 4 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाय में यहाँ पर ये हो गई h k l की वैल्यू, तो h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, तो कितना आंसर आ गया 4, ठीक है। 4/1 आएगा तो 4 ही आएगा, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, when Frankel defects are created in an
अदरवाइज परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल। कहते हैं जब फ्रैंकल डिफेक्ट क्रिएट होता है किसी एक परफेक्ट आयनिक क्रिस्टल में, तो डेंसिटी ऑफ आयनिक क्रिस्टल क्या होगी। तो देखिए फ्रैंकल डिफेक्ट क्या होता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में ये होता है कि ठीक है, जैसे हमारे पास ये केटायन और एनायन है, एक लैटिस स्ट्रक्चर है हमारे पास केटायन एंड एनायन, राइट। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं, हम केटायन एंड एनायन में हम बोलते हैं यहाँ पर कि यूजुअली केटायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर साइड, है ना, कि ये जो केटायंस होते हैं ना, ठीक है, यूजुअली केटायंस होते हैं ऐसे, वो अपनी लेटिस साइड से तो मिसिंग होते हैं, बट दे विल ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल साइट्स, है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे इंटरस्टिशियल साइट्स में, यहाँ पर क्या होंगे, वो प्रेजेंट होंगे, राइट। तो क्या, तो मास तो सेम ही रहेगा ना इस लेटिस का, ठीक है, मास, क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि ये आयंस मिसिंग हो गए, बाहर चले गए, बाहर तो नहीं गए, उसी में रहे हैं, सिर्फ उन्होंने जो वॉइड्स को मतलब इंटरस्टिशियल साइट्स को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो जो मास सेम रहेगा, यहाँ पर वॉल्यूम सेम है, तो डेंसिटी क्या रहेगी, सेम रहेगी फ्रैंकल डिफेक्ट में। जबकि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट में कुछ केटायन एंड एनायंस वो मिसिंग ही हो जाते हैं अपने लेटिस साइड से, लेटिस को लीव करके, ठीक है, यहाँ पर वो मिस हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता कि वो इंटरस्टिशियल साइड्स को ऑक्यूपाई करते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में। तो उस केस में जो हमारी डेंसिटी होती है वो डिक्रीज होती है, किस केस में, शॉर्टकी डिफेक्ट में, बट फ्रैंकल डिफेक्ट में हमेशा क्या रहती है, डेंसिटी रिमेन सेम। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस फॉर ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम इज। ठीक है, अब आपको ना यहाँ पर रोटेशनल सिमेट्री एक्सिस को देखकर घबराना नहीं है, आप ये देखो सिस्टम कौन सा है, ट्राइक्लिनिक सिस्टम है, और ट्राइक्लिनिक सिस्टम ऐसा होता है जिसमें कोई भी सिमेट्री नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर एक्सियल लेंथ की बात करें तो वो भी कोई इक्वल नहीं होती, और एंगल की बात करें तो वो भी क्या होते हैं, कोई भी आपस में ना तो इक्वल होते हैं और ना ही 90 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर अगर रोटेशनल एक्सिस ऑफ सिमेट्री है वो भी कोई नहीं है, ठीक है, तो आंसर हमारा क्या रहेगा, 0 आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली x एटम्स हैज अ क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर विद x डिस्टेंस ऑफ 160 पिकोमीटर, राइट। हमें यहाँ पर डिस्टेंस दे रखा है 160 पिकोमीटर। Assuming it to be a closed packed structure of hard sphere with radius equal to half of xx bond length, the number of atoms in 1 cubic centimeter would be। हमें बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में, राइट। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर हमें जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, हमें दिया हुआ है रेडियस इज इक्वल टू, जो ये डिस्टेंस हमें 160 पिकोमीटर दिया हुआ है, इसका क्या दिया हुआ है, हाफ दिया हुआ है। ठीक है, चलो ये तो हमारे पास क्या आ गया जी, 80 पिकोमीटर हमारे पास आ गया है, राइट। अब हमें बताना है कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है, और हमें यहाँ पर और तो हमें कुछ दिया नहीं हुआ है ना, यही दिया हुआ है सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ओनली x एटम्स है हमारे पास। तो ये r की वैल्यू हो गई हमारे पास। अब देखिए ये आ गया 80 पिकोमीटर, 80 पिकोमीटर, तो इसके हम सेंटीमीटर बना लें, इसके हम सेंटीमीटर बना लेते हैं। तो 80 इंटू 10 की पावर -12 तो मीटर बनेगा इंटू 100, तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, 80 इंटू 10 की पावर -10 सेंटीमीटर, राइट। ठीक है, अब देखना उसने कहा है कि वो क्या बनाता है, एक क्लोज पैक स्ट्रक्चर बनाता है, assuming it to be a closed packed structure of hard sphere, ये दे रखा है यहाँ पर हमें। अब देखिए तो हमारे पास यहाँ पर क्यूबिक क्लोज पैक्ड होगा भाई, एक मिनट रुकिए, हमारे पास क्या होना चाहिए, क्यूबिक क्लोज पैक्ड आएगा यहाँ पर। तो ये होगी आर की वैल्यू, ठीक है, चलिए ये आर की वैल्यू होगी हमारे पास, और हमें बतानी है अब यहाँ पर अगर हम वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, अगर वॉल्यूम निकाल लें हम, तो हम ये देख सकते हैं यहाँ पे ना ये आएगा जी, इन अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड टू बी अ क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब है कि यहाँ पर जो जेड की वैल्यू है वो क्या है, 4 है, जेड की वैल्यू 4 का मतलब ये क्या है, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर है, एफसीसी अरेंजमेंट यहाँ पर है। अगर ये हमारे पास क्या है, एफसीसी अरेंजमेंट यहाँ पर है, ठीक है, एफसीसी अरेंजमेंट हमारा यहाँ पर है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू ए बाय में 2√2, तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इंटू 2√2,
तो ये सेंटीमीटर में ही है ना, तो r की वैल्यू 80 इंटू 10 की पावर माइनस 10 इंटू टू रूट 2 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया 160 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू हो गई, a की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे, अब हम यहाँ पर ठीक है इसका जो वॉल्यूम है वो फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लें। तो हमारे पास वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम a क्यूब। ठीक है, a क्यूब मतलब कि यहाँ पर इसका आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर रूट यहाँ पर कर दीजिए। 160 रूट 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का क्यूब। राइट, ठीक है। यहाँ पे हमने इसका क्या फाइंड आउट कर लिया, यहाँ पर वॉल्यूम हमने इसका फाइंड आउट कर लिया और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 11.58 इंटू, ये मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है, तो यहाँ पर -24 क्यूबिक सेंटीमीटर। इस कंप्लीट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। राइट, अब हमें क्या देखना है, देखिए इतना वॉल्यूम अगर है ना तो उसके अंदर कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 4। ठीक है, तो आप लिखोगे 11.58 इंटू 10 की पावर माइनस 24 क्यूबिक सेंटीमीटर कंटेन्स नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, 4 होंगे, क्योंकि फेस सेंटर्ड में क्या होता है, 4 होता है। राइट, फेस सेंटर्ड में क्या होता है जी, 4 होता है। तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, तो 4 अपॉन में 11.58 इंटू 10 की पावर माइनस 24। राइट, यहाँ पर अब देखिए अगर इस ये 24 ऊपर चला गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 की पावर 24। ठीक है, अब इसको 11.58 है ना, 11.58 है तो इसको 11.6 हम मान सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास 4 अपॉन में, ठीक है, यहाँ पर 11.58। राइट, अब हमने मान लिया इसको 10 की पावर ऐसे ब्रेक डाउन कर लिया, 10 की पावर 23 और 10। ठीक है, इसको ना 10 की पावर 23 हमने यहाँ पर क्या कर लिया है, ऐसे कर दिया, देखो ध्यान से। ठीक है, 10 की पावर 23 इंटू 10 मतलब 40 लिख दिया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 11 3 33 है ना, तो 3 पॉइंट में 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 3.45 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, 3.45 इंटू 10 की पावर 23। राइट, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ 110 प्लेन इन अ क्यूबिक यूनिट सेल विद लेटिस पैरामीटर a इज। राइट, तो a की वैल्यू हमारे पास है, तो यहाँ पर देखिए d इज इक्वल टू a बाय स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो a की वैल्यू है 4.242 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ पर 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास क्या होती है, 1.414। ठीक है, 1.414। तो देखिए अगर सिर्फ मैं 1.4 को और 4.2 को देखूं तो 14 3 42 होता है 3, बट ये है 1.414, ये है 4.214, है ना, मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 3 के आसपास आएगी, तो 3 के आसपास यही वैल्यू है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा। अदरवाइज देखिए नेट के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, तो आप कैलकुलेटर जब अलाउड होता है तो यहाँ पे इजिली आप अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। अगर यहाँ पे कोई वैल्यू और भी यहाँ पर होती तो आप उसको चेक कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो ऑप्शंस क्लियरली आपको नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो जो आंसर है वो इतना तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ऑप्शन डी ही हमारा यहाँ पर क्या रहने वाला है, करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप देख सकते हो ऑप्शंस की हेल्प से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ कंपाउंड AXBY हैज अ क्यूबिक स्ट्रक्चर विद A एटम्स ऑक्यूपाई ऑल कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब एज वेल एज एट द फेस सेंटर पोजीशन। जो A एटम्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कॉर्नर्स पर एंड एज वेल एज एट द फेस सेंटर पोजीशन। ठीक है, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। ओके, B एटम्स ऑक्यूपाई 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ठीक है, बी एटम्स 4 टेट्राहेड्रल वॉइड्स को क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ये क्या है, 4
टेट्राहेड्रल वर्ड्स। ओके, एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। तो देखिए कॉर्नर्स हमारे पास यहाँ पर क्या है, 1/8 कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, 8 कॉर्नर्स होते हैं। फेस सेंटर पर कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 होता है और फेसेस हमारे पास 6 होते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 1 प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 4। 1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 4, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये 4 आ गया और 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वर्ड्स तो उसने पहले ही दे दिए कि 4 टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट हैं। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन 1, 4,4, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला नहीं पूछा, यहाँ से हमसे सिर्फ एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछी है, तो आंसर हमारा ये आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पैकिंग फैक्टर एंड नंबर ऑफ एटॉमिक साइट्स पर यूनिट सेल ऑफ एन FCC क्रिस्टल सिस्टम इज। तो देखिए पहले क्या आया था हमारे पास, सिंपल क्यूबिक सिस्टम के लिए आया था, जिसके लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या थी, 0.52। मैंने आपको बताया फेस सेंटर्ड के लिए पैकिंग फ्रैक्शन क्या, 0.74, राइट। तो मतलब ये ऑप्शन तो हमारे क्या है, इनकरेक्ट है। अब FCC में नंबर ऑफ आइटम्स कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, फॉर अ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल इट इज द एंगल बिटवीन द प्लेन 201 प्लेन एंड XY प्लेन इज। तो देखिए एक प्लेन है 201 मतलब कि ये हो गई हमारे पास H1 K1 L1 की वैल्यू। यहाँ पर है XY प्लेन, ठीक है, XY प्लेन, XY जो प्लेन हमारा है यहाँ पर, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या है कि जो x और y प्लेन, मतलब इसके तो यहाँ पे पैरेलल, यहाँ पे तो 0 0 इसकी मिलर इंडिसेस आ जाएंगी और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा, राइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो XY प्लेन है ये क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। मतलब अगर हम इंटरसेप्ट लिखेंगे तो x और y के कॉरेस्पॉन्डिंग इंटरसेप्ट आएंगे इन्फिनिटी, बट हमें तो मिलर इंडिसेस देख लिए ना। तो मिलर इंडिसेस क्या हो जाएगी, देखिए अगर हम इंटरसेप्ट लिखेंगे XY प्लेन के तो वो होंगे इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1। तो इसकी मिलर इंडिसेस के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे रेसिप्रोकल लेते हैं इनका, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 0 0 1। तो ये क्या आ जाएंगे, मिलर इंडिसेस XY प्लेन की। तो इनके बीच का एंगल कोस थीटा का एंगल क्या होता है, H1 H2। देखिए ये है H1 इंटू H2, ठीक है, ये है H2 K2 L2, ठीक है। ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में इसका फॉर्मूला लिखा है, H1 इंटू H2, तो 2 इंटू 0 प्लस यहाँ पे 0 इंटू 0। देखो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, हमेशा क्या आता है, 0 ही आता है। तो मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग तो हमारा क्या ही हो गया, 0 ही हो गया, ठीक है, 1 अपॉन में। उसके बाद क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ H1 स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर, राइट। 2 का स्क्वायर 4 हो गया ना, यहाँ पे इसको भी ऐसे लिख लो, 2 का स्क्वायर, राइट। यहाँ पे H2 का स्क्वायर प्लस K2 का स्क्वायर प्लस L2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया जी, 1 अपॉन में 0 प्लस 1, ये तो 1 ही आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करो, 4 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ कितना आएगा, 5, और यहाँ पे क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 1। तो 1 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5 को आप यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखेंगे इसको ऐसे लिखो, देखो मान लो इसकी रैशनलाइजेशन हमने कर ली तो क्या आ जाएगा, और ठीक है, √5 अपॉन में 5, √5 अपॉन में 5। अब देखिए √5 की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है, आपको आंसर ऐसे पता चल जाएगा। √5 की वैल्यू देखो, अगर √4 होता तो वैल्यू 2 होती, वैल्यू क्या होती, 2 होती, ठीक है। और तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.02 समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगी वैल्यू। आप मान लिया कि बस 2 पॉइंट समथिंग आ गई वैल्यू, ये आ गया 5, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 0.4 समथिंग आएगा। बस आप ऐसे सोचो कि यहाँ पे 0.4 समथिंग आएगा, 0.4 समथिंग अब कहाँ पे लाई करेगा, देखो cos30 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितनी होती है, 1/2 होती है ना, cos30, ठीक है, cos30 सॉरी √3/2, √3/2, ठीक है। √3/2 की वैल्यू कितनी आती है, 0.86, याद रखना। 45 की वैल्यू कितनी आई थी, cos 45 की वैल्यू 0.7 आई थी, तो मतलब इतना तो नहीं आएगा। उसके बाद हमारे पास cos30 की वैल्यू क्या थी, cos60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, मतलब 0.5, पर ये तो 0.4 समथिंग है ना। तो देखिए cos90 क्या होता है, cos30 45 60, cos90 होता है हमारे पास 1,
कोस 0 लिखो ना पहले, एक मिनट को, सॉरी, कोस 90 0 होता है, कोस 0 क्या होता है 1 और कोस 90 क्या होता है 0। तो मतलब 0 से 0.5 के बीच में लाई करेगी ना 0.4 की वैल्यू, तो कहाँ पे लाई कर रही है, तो 60 से मतलब ग्रेटर हुई, 60 और 90 के बीच में, 60 और 90 के बीच वाला ऑप्शन नहीं है, बट ये तो है ना ग्रेटर देन 60, ये कंफर्म है कि ग्रेटर देन 60 ही वैल्यू आएगी, तभी हमारा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, यहाँ पर 0.4 आएगा। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का जो आंसर है वो हमारे पास क्या है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्यूबिक क्रिस्टल द प्लेन 100 इज इक्वली इंक्लाइंड टू द प्लेन। हमें बताना है क्यूबिक क्रिस्टल में जो ये प्लेन है वो इक्वल एंगल, इक्वली इंक्लाइंड का मतलब क्या है कि कौन कौन से प्लेन के साथ वो इक्वल एंगल बना रहा है, राइट। तो हमें पहले देखो, इसको हमने मान लिया H1 K1 L1, ठीक है। ऑप्शन ए हमने ले लिया H2 K2 L2 और इसको मान लिया H3 K3 L3। तो पहले हम थीटा फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस प्लेन और इस प्लेन के बीच में, ठीक है, कोस थीटा 1 लिख दिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H1 इंटू H2, H1 की वैल्यू कितनी है 1, H2 की वैल्यू 0, फिर K1 की वैल्यू 0, यहाँ पे इसकी वैल्यू 1, फिर L1 की वैल्यू 0 और यहाँ पे K2 की वैल्यू 0। तो देखिए हर एक ऑप्शन में 0 इंटू 1, 0 इंटू 1 ऐसे है ना, यहाँ पे तो यहाँ ऑप्शन में नहीं, सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे हमने लिख दिया 1 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, यहाँ पे 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो देखिए डिनोमिनेटर में तो 1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ गया न्यूमरेटर में, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0, तो 0 ही आ गया ना। तो कोस थीटा यहाँ पर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है, कोस थीटा यहाँ पर क्या आ गया 0, ठीक है। तो ऐसे ही अब इसके साथ फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है, H1 K1 L1, ठीक है, H1 K1 L1 और H3 K3 L3 के बीच में, इसको कोस थीटा 2 लिख दीजिए। अभी हम सिर्फ ऑप्शन 1 के लिए चेक कर रहे हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर 1, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, तो 1 इंटू 0 क्या आएगा 0। फिर देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या है 1 है, 0 इंटू 1 क्या आएगा 0। फिर यहाँ पे क्या है, देखो ये 0 है और ये क्या है यहाँ पर 1 है, तो 0 इंटू 1 अगेन क्या आएगा 0। तो डिनोमिनेटर में कुछ मर्जी हो तो हमारे पास यहाँ पर क्या रहने वाला है, 0 ही रहने वाला है, राइट। तो इसका मतलब यहाँ पे भी कोस थीटा 0 है और यहाँ पे भी कोस थीटा हमारा क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में इक्वल हैं। तो आंसर हमारा ऑप्शन ए ही रहेगा। ऑप्शन बी के लिए आप फाइंड आउट करके देख लीजिए, तो दोनों वैल्यूज क्या आएंगी, डिफरेंट आएंगी, राइट, ठीक है। ऑप्शन बी के लिए, ठीक है, इसके साथ जो एंगल आएगा वो अलग आएगा, इसके साथ जो एंगल आएगा वो अलग आएगा। तो इस तरीके से आपको चेक करना है। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है ईच वर्ड इन अ 2 डायमेंशन। देखो 2 डायमेंशन दे दी पहले ही, हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर ऑफ सर्कल इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सर्कल्स। ओके, तो देखिए 2 डायमेंशन में क्या होता है, 2 डायमेंशन में हमारे पास ऐसे बनती है क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए ये चीजें ना, अब कई स्टूडेंट बोलते हैं ना कि हम ये चीजें स्किप कर दें तो काम चल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, जिसने एक बार समझा है ना क्लोज पैकिंग को अच्छे से, ये नहीं कि डायरेक्ट बस याद कर लिया है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 3 डायमेंशन में इतना होता है, 2 डायमेंशन में हेक्सागोनल के लिए इतना होता है, ठीक है। नहीं, देखो जिसने समझा है ना वही इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझे, जिसने डायरेक्ट याद किया होगा उसने तो हेक्सागोनल के लिए किसको टिक किया होगा, 6 सर्कल को टिक किया होगा, पर 6 इसका आंसर नहीं है, ठीक है। तो 6 इसका आंसर नहीं है। तो देखिए ध्यान से, ऐसे बनती है हमारे पास हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर, ठीक है। जैसे ये हमारे पास लेयर ए है, ये लेयर बी है, फिर ये एक लेयर ए आ जाएगी ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे ही बनती है। ए बी टाइप पैक लेयर बनती थी, स्ट्रक्चर बनता था, ठीक है। अब देखिए इसको ऐसे सराउंडिंग में ये सराउंड करते हैं ना ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरीके से क्या बनता था, हेक्सागन बनता था। अब उसने कहा है, अब उसने ये नहीं पूछा आपसे कि यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, नो, ठीक है। ये उसने आपसे नहीं पूछा कि कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना रहने वाला है। उसने पूछा है यहाँ पर कि एक सर्कल को, मतलब, ठीक है, यहाँ पर लिखा है ना ईच वॉइड इन अ 2 डायमेंशन, वॉइड को, सॉरी, ठीक है, वॉइड इज सराउंडेड बाय हाउ मेनी सर्कल्स। देखो मान लीजिए ये वॉइड है, ये वॉइड है ना, ये स्पेस बच गया ना, तो ये क्या है हमारा वॉइड है,
ठीक है। तो इस वॉइड को कितने सर्कल टच कर रहे हैं, देखो 1 2 और 3 सर्कल इसको टच कर रहे हैं, ना कि 6। तो क्वेश्चन का डिफरेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द एटम्स इन अ क्रिस्टल आर टेकन टू बी हार्ड स्फीयर टचिंग ईच अदर इन द यूनिट सेल, then the fraction of volume occupied in the body centered cubic structure is। ठीक है। अब इसके ना देखो दो तरीके हैं इसको फाइंड आउट करने के। कैसे, मैं आपको दोनों तरीके बताती हूँ। जैसे आपने ना बॉडी सेंटर्ड के लिए ये याद किया हुआ है, ठीक है, ये आपके टिप्स पे है कि फॉर बॉडी सेंटर्ड हमारा क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड के लिए हमारे पास जो पैकिंग फ्रैक्शन आती है वो आती है 0.68। ठीक है। तो आप क्या करो, इन ऑप्शंस में पाई की वैल्यू पुट करो और देख लो जिससे 0.68 आएगा वो आपका क्या रहेगा, आंसर रहेगा। राइट, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो पाई की और हमारे पास, ठीक है, आप देखो क्या क्या ये वैल्यूज आती है तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। दूसरा तरीका हमारा एज यूजुअल वे है, ठीक है, कि पैकिंग फ्रैक्शन हम क्या से निकालते हैं, पैकिंग फ्रैक्शन होता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, पार्टिकल्स मतलब यहाँ पर एटम्स डिवाइडेड बाय में टोटल वॉल्यूम, ठीक है, टोटल वॉल्यूम। तो यहाँ पे देखिए बॉडी सेंटर्ड में कितने पार्टिकल्स होते हैं, 2, तो 2 का वॉल्यूम क्या आएगा, 2 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, क्योंकि हम एटम्स को क्या मानते हैं, स्फीयर मानते हैं। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, ए क्यूब, तो यहाँ पे क्या आ गया, देखिए 8/3 पाई आर क्यूब और यहाँ पर है ए क्यूब। अब बॉडी सेंटर्ड के लिए आर और ए में क्या रिलेशन होता है, आर होता है √3a/4, ठीक है, किसके लिए, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर। तो बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर में हम यहाँ पर इसकी जो वैल्यू है आर की वैल्यू वो क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है, √3a/4 का क्यूब, राइट, इसका क्यूब कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 8π/3a क्यूब इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3√3a³ ओवर में 64, राइट। तो यहाँ पे इसको यहाँ पर सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 कैंसिल, a³ से a³ कैंसिल, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, √3π/8। ठीक है। तो जैसे भी जो भी तरीका आपको इजी लगता है आप उस तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि ऐसे पैकिंग फ्रैक्शन इसको भी याद कर लो, ठीक है, फिर परसेंटेज को भी याद कर लो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता, फिर कंफ्यूजन होती है हमें। ठीक है। तो आपने बस ये याद रख रखा है पैकिंग फ्रैक्शन 0.68 है, तो सिंपली इसमें पाई की वैल्यू पुट करो। कैलकुलेटर आपका अलाउड होता है, ठीक है, तो कैलकुलेटर अगर अलाउड है तो आप उसको डायरेक्ट आप फाइंड आउट कर सकते हो कि किससे हमारा 0.68 आंसर आया है। अदरवाइज ठीक है आप इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है। अगर आप इसमें आपको कैलकुलेटर की भी नीड नहीं है, ठीक है, इसमें आपको लिख के देखना पड़ेगा थोड़ा सा और आपका आंसर आ जाएगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ ऑल द लेटिस पॉइंट ऑफ एन एफसीसी स्ट्रक्चर आर ऑक्यूपाइड बाय यूनिफॉर्म हार्ड स्फीयर दैट टच ईच अदर द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड इज। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेस सेंटर्ड का केस आ गया, पहले क्या आया था, यहाँ पर बॉडी सेंटर्ड का केस आया था। देखिए ये दिसंबर 2017 में आया था, बॉडी सेंटर्ड के लिए आ गया, और जून 2018 में क्या आ गया, फेस सेंटर्ड का केस आ गया। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सेम रहता है, वो चेंज हो जाती है चीज। ठीक है। अब है तो तरीका तो सेम ही है ना यहाँ पर। देखिए फेस सेंटर्ड को फाइंड आउट करने का तरीका अगेन वही कि एक तो पैकिंग फ्रैक्शन आपके पास क्या है 0.74 देख लो, आप उसको कट करके आएगा यहाँ पर। ठीक है। अदरवाइज फिर आप उसी के अकॉर्डिंग फेस सेंटर्ड के लिए हमारे पास, ठीक है, जो आर और ए का रिलेशन होता है वो होता है R = a/2√2। और जो हमारे पास यहाँ पर पैकिंग फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, देखिए फेस सेंटर्ड के लिए 4 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय में a क्यूब, तो कितना आ गया यहाँ पर 16/3 पाई आर क्यूब बाय में a क्यूब। अब यहाँ पर फेस सेंटर्ड के लिए आर और ए का रिलेशन जो हमारा है वो क्या है, देखिए यहाँ पे 16/3 पाई ओवर a क्यूब, आर की जगह क्या आ जाएगा a/2√2 का क्यूब, राइट। तो ये आ गया 16/3 पाई अपॉन में a क्यूब इंटू a क्यूब बाय में, देखिए 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 का क्यूब किया पहले, फिर √2 का क्यूब करो, √2 का क्यूब क्या आएगा 2√2 ऐसे।
ठीक है। तो 8 2 ज़ा 16, यहाँ पर 2, यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, पाई बाय में 3√2। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पर तो हमारे पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो भाई इसको रैशनलाइजेशन कर दो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। ठीक है, ये तो आप 9th क्लास का टॉपिक है ना, रैशनलाइजेशन है ना। रैशनलाइज तो आप उसमें भी करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेडिकल वाले स्टूडेंट को ये रहता है ना कि ये इसमें हमें प्रॉब्लम आती है, तो ठीक है, ये आपको यहाँ पे ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जितने भी आपकी मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस हैं, ठीक है, जो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो आपके स्टार्टिंग में ही, कोर्स के स्टार्टिंग में ही अटैच कर दी गई है ना। तो वहां पर आपको दिए, तो उससे आपको ना जो कैलकुलेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी। लॉगरिथम, एंटी लॉगरिथम, ठीक है, इवन आप विदाउट हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल एंड एंटी लॉगरिथम टेबल भी आप उनकी वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर देखिए आंसर क्या आ गया, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि क्यूबिक क्रिस्टल है, 1 1 एंड 2 2 रिफ्लेक्शंस आर ऑब्जर्व्ड। कहते हैं कि 1 1 1 2 2 2 रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व है, बट 0 0 1 रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ऑल ओड है, 1 1 1, यहाँ पे ऑल क्या है, इवन है। तो ऑल ओड एंड ऑल इवन कहाँ पर अलाउड होते हैं, फेस सेंटर्ड में। बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, हमने याद ऐसे करा था, बॉडी सेंटर्ड, ठीक है ना, बी पॉजिटिव है ना, बी पॉजिटिव मतलब बी ई, मतलब कि ई का मतलब इवन, कि वहां पर एच प्लस के प्लस एल क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए, किसमें, बॉडी सेंटर्ड में। ठीक है, और यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठीक है एफ सी सी, ठीक है, एफ सी सी में क्या है आपके पास, जैसे कहते हैं ना फुल क्लोथ है ना, फुल मतलब कि एक जैसे फुल होना चाहिए, फुल मतलब या तो सारे इवन हो चाहे सारे ओड हो, तो फेस सेंटर। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, फैंसी क्लोथ ऐसे भी याद कर सकते हो, ठीक है, बट सारे सेम होने चाहिए। ठीक है, तो एफ सी सी, फुल यहाँ से याद रखो, एफ से फुल, फुल मतलब सारे एक जैसे, या तो सारे इवन या सारे ओड होने चाहिए। तो मिक्स रिफ्लेक्शंस यहाँ पर अलाउड नहीं है, तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा जी, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कार्बन in Be2C3 whose structure is correlated with calcium fluoride is। देखो अब कैल्शियम फ्लोराइड में, कैल्शियम हमारा क्या है, केटायन है, और जो ये फ्लोरीन है ये हमारा क्या है, एनायन है, राइट। अब बेरिलियम कार्बाइड में Be2C3, ये हमारा केटायन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, एनायन हो गया। ठीक है, मतलब जो फ्लोराइड का हमारे पास क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, वही इसका होगा। अब तुम्हें एक कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए, ठीक है, एक तो आपको डायरेक्ट याद है यहाँ पर कि हमारे पास फ्लोराइड का यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या था, 8, तो यहाँ पर कार्बाइड का भी कितना हो जाएगा, हमारे पास 8 हो जाएगा। अब मैं तुम्हें ना देखो, जैसे मान लो कि आप 4 और 8 में कंफ्यूज हो, तो इसका भी तरीका बताती हूँ। जैसे कि कैल्शियम फ्लोराइड आपने ये लिख लिया, तो देखो कैल्शियम, अगर आपने सोचा कि फ्लोरीन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, मान लो आपने ऐसा सोचा, मैं ये नहीं बोल रही कि ठीक है ऐसे कर लिया, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, फ्लोराइड का, ठीक है, आपने ये सोचा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है और इसका नंबर 8 है। तो अब अगर हम यहाँ पर इसको ऐसे फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि मतलब नंबर ऑफ अपोज दूसरे टाइप के आयंस, ठीक है, नंबर ऑफ अनदर टाइप ऑफ आयंस, ठीक है, प्रेजेंट सराउंडिंग इट, है ना, सराउंडिंग दैट आयन, ऐसा वो बोलते हैं ना। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, CaF2, CaF2, राइट। ठीक है, यही बनेगा ना हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे मैं आपको ये बता रही हूँ कि बार गलती हो जाती है ना, तो आपको वो गलती आपकी नहीं होगी। अब मान लो आपने एक सोचा, एक केस में फ्लोराइड का आंसर है 8, ठीक है, और ये है 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर है यहाँ पर ये 2। इसमें हम क्रॉस करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में, बट जो हमारे पास होता है पोजीशन होती है उसमें हम क्रॉस नहीं करते। Ca2F, तो ये बनना चाहिए भाई, ये करेक्ट है ना, 4 आएगा इसका आंसर, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसने तो कोऑर्डिनेशन नंबर ही पूछा है ना,
तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा यहाँ पर 4 यहाँ पर रहने वाला है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो हमारे पास जो आंसर रहेगा इसका वो क्या रहेगा, यहाँ पर 4 रहेगा। ठीक है, ये यही आना चाहिए इसको। 1 मिनट रुकिए, एक बार हम इसको चेक भी कर लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ पर एक बार हम इसको चेक कर लेते हैं, क्योंकि गलत लिखने से बेटर है कि हम इसको चेक कर लें। राइट, ठीक है, वैसे तो श्योर है कि कोऑर्डिनेशन नंबर में हम क्या करते हैं, इंटरचेंज यहाँ पर करते हैं। राइट, तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फ्लोराइड इन कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर इज। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 4 ही आना चाहिए। हाँ जी, 4 ही आएगा। ठीक है, ठीक है, नीड नहीं है। ठीक है, मैंने इसको चेक भी कर लिया, 4 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन अ क्रिस्टल सिस्टम ऑफ लेंथ ए इज ए बाय रूट 2 इन। ठीक है, हमें बताना है कि जो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है वो ए बाय रूट 2 कौन से स्ट्रक्चर में है। राइट, तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है हमारे पास, डी। ठीक है, तो देखिए वो होना चाहिए ए बाय रूट 2। अब देखिए फेस सेंटर्ड के लिए, फेस सेंटर्ड के लिए क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बाय 2 रूट 2। और डी क्या होता है, जैसे कि इसको याद करने का तरीका कि जो डायमीटर होता है दैट इज द डबल ऑफ रेडियस, पर यहाँ पे नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस है डी और आर क्या है, रेडियस। तो यहाँ पे हो गया ए बाय में 2 रूट 2, जैसे ए कैंसिल हो गया तो डी इज इक्वल टू क्या आ गया, ए बाय रूट 2। ठीक है, तो ये किस में है, फेस सेंटर्ड के लिए, तो ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग फॉर अ टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम इज। अब टेट्रागोनल के लिए जो ए और बी इक्वल होते हैं और सी इक्वल नहीं होता, अल्फा बीटा गामा सभी 90 डिग्री होते हैं, तो इसमें से कौन सा रिलेशन हमारे पास करेक्ट है, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए हमारे पास ये होता है, ये साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें ये पता है 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। राइट, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 4d स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर। एन को हमने यहाँ पर 1 पुट कर लिया, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑप्शंस में यहाँ पर कुछ गिवन नहीं है, और जब एन की वैल्यू कुछ भी गिवन नहीं है तो हम यहाँ पर एन की वैल्यू को क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय में 4d का स्क्वायर। राइट, तो ये हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय में 4 इंटू 1 अपॉन में d का स्क्वायर क्या आएगा, एच स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर बाय में सी स्क्वायर। राइट, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर बाय में 4। अब उन्होंने कहा है ए और बी आपस में इक्वल हैं, तो ए और बी अगर आपस में इक्वल हैं तो हम इस बी की जगह भी हम क्या पुट कर देते हैं, ए पुट कर दें, क्योंकि हमारे ऑप्शंस में ए हमें गिवन है, बी गिवन नहीं है कहीं पे भी, तो हमने ए पुट कर लिया इसलिए। तो यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से, अगर मैं लिख दूं ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन गया, एच स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर ए स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पर एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो हमारे पास ये देखो यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर ए स्क्वायर और एल स्क्वायर। यहाँ पे सी स्क्वायर नहीं है, ठीक है, सिर्फ 4a स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4c स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ 4c स्क्वायर है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास द मिलर इंडिसेस इंडेक्स फॉर द प्लेन एज शोन इन द फिगर एंड पैरेलल टू सी एक्सिस इज। अगर सी एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट सी एक्सिस के अलॉन्ग वो क्या है, इन्फिनिटी है। अब देखिए x ये a दे रखा है, ये b दे रखा है, तो a के अलॉन्ग क्या हो गया, देखो 1 2 3 4, तो मतलब a के अलॉन्ग जो इंटरसेप्ट है दैट इज 4, और y के अलॉन्ग क्या है 1, ठीक है, ये 1 यूनिट हो गई, और फिर एक यूनिट ये हो गई 2 यूनिट, 4 2 इंफिनिटी।
अब इसका हम क्या लेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/4, 1/2, 1/∞। अब इसको ना हम क्या करेंगे, 4 से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शंस नहीं रखनी है, हमें होल नंबर लेकर आना है, राइट। तो यहाँ पे इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1 2 0, 1 2 0। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, राइट। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट इज, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कहते हैं इन द क्यूबिक क्लोज पैकिंग द नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया इन द प्लेन इज इन द ऑर्डर। ठीक है, हमें ये बताना है कि यहाँ पर जो नंबर ऑफ लेटिस पॉइंट है पर यूनिट एरिया इन द प्लेन वो किस ऑर्डर में, 1 0 0, 1 1 0 और 1 1 1 प्लेन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बनाते हैं, हमारे पास मान लो 1 0 0 प्लेन। ठीक है, तो ऐसे बना लेते हैं पहले 1 0 0 प्लेन। देखिए ध्यान से, ऐसे ये हमने बना लिया। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में ना काफी सोचना पड़ रहा था, जब ये क्वेश्चन आया था ना काफी सोचना पड़ रहा था, तो मतलब एक तरीके से लेंथी क्वेश्चन आप बोल सकते हो। ठीक है, ये हमारे पास है x और ये मान लिया हमने y और ये हमने मान लिया z एक्सेस। अब 1 0 0 मतलब x को तो 1 पे यहाँ पे कट कर रहा है, पर y और z की क्या है, पैरेलल है, राइट। y मतलब y को भी कहीं पे कट नहीं कर रहा और z को भी कहीं पे कट नहीं कर रहा, तो ये बनेगा प्लेन। देखिए ये वाला प्लेन बन गया हमारे पास, ध्यान से देखिएगा, ये वाला प्लेन हमारा क्या हो गया, 1 0 0 प्लेन। उसके बाद ऐसे ही हम 1 1 0 प्लेन भी बना लेते हैं, 1 1 0 प्लेन हम यहाँ पर बना लेते हैं, राइट। पहले यहाँ पे क्यूब ड्रॉ करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम पता है कैसे अप्रोच करेंगे, हम यहाँ पर फिर ये देखेंगे पहले प्लेन बनाने के बाद कि इनके अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, पहले नंबर ऑफ एटम्स निकालेंगे, फिर एरिया ऑफ प्लेन हम निकालेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 1 0 0। उसके बाद ये हमारे पास है यहाँ पर लाइक दिस 1 1 0 बनाना है हमें प्लेन। अब देखिए ध्यान से, तो ये हमने माना है x, ये हमने माना है y और z के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो हमारे पास देखिए x को भी इस पे कट कर रहा है, y को भी 1 पे कट कर रहा है, तो ऐसे प्लेन बनेगा, पर z को कट नहीं कर रहा, तो ठीक है ऐसे लाइक दिस, ऐसे। ठीक है, ये ऐसे प्लेन हो जाएगा यहाँ पर ऐसे। ठीक है, तो ये प्लेन हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, ठीक है 1 1 0 प्लेन रहेगा। उसके बाद है 1 1 1 प्लेन। ठीक है, 1 1 1 प्लेन, तो 1 1 1 प्लेन हमारे पास क्या रहेगा यहाँ पर। ठीक है, कि x y z तीनों को किस पे कट कर रहा है, वो 1 पे ही कट यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए मान लो x1 यहाँ पर है, y1 यहाँ पर है और z1 यहाँ पर है, तो इससे पास होने वाला प्लेन क्या होगा, ये वाला प्लेन होगा, राइट, ऐसे। तो हमारे पास क्या हो गया, ये वाला प्लेन हो गया यहाँ पर दिस वन, राइट। तो जो ये प्लेन हमारा है कंप्लीट, वो हमारा क्या है 1 1 1 प्लेन। ठीक है जी। अब उसके बाद है ना हमारे पास जो नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखना है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्लेन। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्लेन, यहाँ पे देखिए इस प्लेन में कितने एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ पर 4 कॉर्नर्स पे होंगे और एक यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है, सेंटर पर। ठीक है, एक एटम यहाँ पर सेंटर पर होगा। तो देखिए यहाँ पर जो ठीक है ये एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, उसके बाद यहाँ पर एटम्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट ऑन द प्लेन हमें यहाँ पर क्या करने हैं, देखने हैं। अब ये हो गया, ठीक है, इतना हो गया हमारे पास, 4 कॉर्नर्स हो गए और एक यहाँ पर ये हो गया हमारे पास सेंटर ऑफ फेस पर जो हमारा एटम है। ओके, उसके बाद इस केस में अगर हम यहाँ पर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर 4 एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, कॉर्नर्स पर। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, 4 एटम्स प्रेजेंट हैं कॉर्नर्स पर, यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पर थे।
और एक सेंटर ऑफ फेस पर था। ठीक है, यहाँ पे 4 कॉर्नर्स पर हैं, साथ में 2 फेस सेंटर पर होंगे, 2 फेस सेंटर पर एक, ठीक है, देखो ये वाला फेस यहाँ पर आएगा और एक ये, ठीक है, एक ये फ्रंट वाला फेस और एक ये बैक वाला फेस, यहाँ पर ऐसे 2 आ जाएंगे ना। +2 कहाँ पर है, सेंटर ऑफ फेसेस पर प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ फेसेस पर प्रेजेंट है। उसके बाद 111 जो प्लेन है, 111 जो प्लेन है, इसमें 3 एटम्स कॉर्नर पर प्रेजेंट है, 3 एटम्स कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। और साथ में उसके बाद क्या है, यहाँ पर 3 एटम्स ऐसे देखो एज सेंटर पे भी तो होंगे ना, एज सेंटर भी आ रहा है इनके इन बिटवीन। जैसे कि मान लो ये वाला एटम है, मैं एक मिनट रुको, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ, दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ। देखो ये एज सेंटर एक ये आएगा, एक ये आएगा और एक ये आएगा। ठीक है, 3 हमारे पास क्या आ रहे हैं यहाँ पर, एज सेंटर आ रहे हैं। 3 एटम्स कहाँ पर प्रेजेंट हैं, एज सेंटर पर प्रेजेंट हैं, राइट। उसके बाद और कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है इस केस में, एज सेंटर के अलावा हमारे पास, ठीक है, और तो कहीं पर नहीं है ना। ठीक है, यही होगा। अब ये हमारे पास हो गई, यहाँ पर ये एटम्स क्या है, प्रेजेंट है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है एरिया। ठीक है, क्या हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पर, एरिया। तो एरिया में यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास एक, यहाँ पे ये ए है, ये ए है, राइट। तो इसका अगर एरिया हम डायरेक्ट देखें ना, तो यहाँ पर एरिया क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पे एरिया क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर। यहाँ पर जो एरिया है वो क्या बनेगा, देखिए यहाँ पे इसकी जो ये लेंथ थी, ये देखो ये वाली चीज तो मान लो कि ये ए है, पर जो ये लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये कितनी है हमारे पास, ये हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी यहाँ पर। ठीक है, ये वाली जो लेंथ है, ये हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में जो पैकिंग फ्रैक्शन वो फाइंड आउट की थी, तो वहां पर हमने फाइंड आउट की थी, और वो कितनी आई थी, ये वाली लेंथ हमारे पास आती थी √3। एक मिनट रुको, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। ये ऐसे होता है ना हमारे पास, जैसे ये फेस था, ठीक है, एक तो इसकी ये लेंथ हमें लेनी थी, एक ए लेनी थी, ये आई थी √2a। ठीक है, तो √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, जो हमने उस लेटिस में फाइंड आउट किया था, बॉडी सेंटर्ड लेटिस में, तो ये वैल्यू हमारे पास आई थी 3a। ठीक है, √3a, इसका एरिया क्या आ जाएगा, √3a इंटू ए, दैट इज √3a स्क्वायर। ऐसे सिर्फ आइडिया ही लगाना है हमें यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो हमारे पास ये वैल्यू है वो है √3a। ठीक है, और ये वाली वैल्यू हमारे पास कितनी है, √2a, √2a। ठीक है, अगर हम इसको लिखें ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट। ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू में हाइट, तो हमारे पास देखिए यहाँ पर ऐसे बनेगा। ठीक है, इसको ना एक बार, क्योंकि बहुत इजी वे आउट है वो हमारे पास करने का। ठीक है, 1 मिनट मुझे यहाँ पर दीजिए। ठीक है, तो फिर हम ना इसमें ऐसे देख लेते हैं डायरेक्ट कि नंबर ऑफ एटम्स वहां पर हमारे पास कितने प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, हाँ ठीक है जी, तो ये हमारे पास आ गया ना, 1 मिनट, यहाँ पे ना इन वैल्यूज में यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, देखिए ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है, 100 में यहाँ पर ए स्क्वायर है, और ए स्क्वायर में यहाँ पर कितने हैं, 5 एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर जो ये वैल्यू है ए है, ये वैल्यू हमारे पास ए है, और जो ये वैल्यू हमारे पास है ना, ये √2a है, जिसको √3a लिख दिया ना हमने बॉडी सेंटर्ड में। नहीं नहीं, देखो इसको ध्यान से देखो, मुझे यही यहाँ पे ही डाउट हो रहा था। ये √2a हमारे पास यहाँ पर वैल्यू होगी, √2a क्यों होगी, ठीक है, इसको ऐसे देखो, आप इसको ध्यान से समझो।
इसको मैं दूसरे कलर से मार्क करती हूँ, ये वाला देखो। अगर इसको देखो आप, इसको, इस डायगोनल को देख लो आप, इसको देख लो आप, ये क्या है, जो ये वाला फेस है इसी का तो डायगोनल है ना, इस वाले फेस का ही डायगोनल है। और एक कोई भी फेस है एक पर्टिकुलर, ठीक है, उस पर डायगोनल की वैल्यू क्या होती है, √2a। ये a और ये कितना आता है, √2a। तो ये वैल्यू √2a है ये भी, ठीक है, तो √2a। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो क्या होगा, √2a का स्क्वायर, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हमारे पास ये है, ये ट्रायंगल है। अब इस ट्रायंगल में ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इक्विलेटरल। देखो यहाँ पे जो ये वाला है ये इस फेस का डायगोनल है, ये इस फेस का डायगोनल है, ये वाला भी तो एक डायगोनल ही है फेस का, ये भी फेस का डायगोनल है, ठीक है, ये भी √3a नहीं है, ये भी क्या है, एक फेस का डायगोनल है। तो तीनों वैल्यू सेम है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया हमारे पास होता है वो क्या होता है, √3/4a स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो स्क्वायर एरिया होता है वो क्या होता है, √3/4a स्क्वायर, ठीक है, ये तो हमें पता है। अब आप है ना यहाँ पर ये चीज ध्यान से देखो, अब ये a तो साइड होती है, ये a क्या होती है, √3/4 टाइम्स ऑफ साइड लिखती हूँ मैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखती हूँ, साइड, क्योंकि हमारी साइड a नहीं है इस ट्रायंगल के केस में, √2a है, √3/4 साइड स्क्वायर। अब यहाँ पर √3/4 हमने लिखा, इनटू साइड कितनी है, साइड हमारे पास है √2a, √2a का स्क्वायर, √2a का यहाँ पर स्क्वायर। तो ये आ गया √3/4 इंटू 2a स्क्वायर, राइट। तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, √3/2a स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसमें तो a स्क्वायर वाले एरिया में कितने एटम्स है, 5 एटम्स है। तो एक एटम कितने एरिया में आ जाएगा, एक एटम पर यूनिट एरिया पूछा है ना उसमें पर, ठीक है। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर 5, यहाँ पर वैल्यू एरिया, यहाँ पर 2a स्क्वायर में कितने हैं, √2a स्क्वायर में 6 है, √2a स्क्वायर में कितने एटम्स हैं जी, 6 एटम्स यहाँ पर हैं, ठीक है। a स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे हम, a स्क्वायर इज इक्वल टू 6 अपॉन में √2। हमें ये देखना है पर्टिकुलरली कि भाई कि जिसकी वैल्यू कम आएगी ना, जैसे यहाँ पे a स्क्वायर 5 है, यहाँ पे a स्क्वायर 6/√2 है, तो मतलब जब 6 को हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे 1.414 से, ठीक है, यहाँ पे इससे डिवाइड करेंगे और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कितने एटम्स हैं, यहाँ पर भी हमारे पास 6 एटम्स हैं √3/2a स्क्वायर में, तो ऐसे लिख देंगे √3/2a स्क्वायर इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो यहाँ पर a स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 इंटू 2 ओवर में √3, ठीक है। अब इन वैल्यूज को कंपैरिजन कर लो, जो वैल्यू हमारे पास सबसे ज्यादा वैल्यू आएगी तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर जो हमारे पास है नंबर ऑफ लैटिस पॉइंट पर यूनिट एरिया वो सबसे ज्यादा होगा। तो देखिए 6 2 12, 12/√3, तो सबसे ज्यादा वैल्यू जो हाइयर वैल्यू आएगी वो किसके लिए आएगी, 1 प्लेन के लिए। देखो ये इस वैल्यू को सॉल्व करो, ठीक है, यहाँ पर इस वैल्यू को सॉल्व कीजिए और यहाँ पर तो ये है ही है, a स्क्वायर क्या है हमारे पास 5 के इक्वल है, तो ये तो 12/1.73 है ना। तो सबसे ज्यादा वैल्यू किसके लिए आएगी, 1 प्लेन के लिए आएगी। तो सबसे ज्यादा तो 1 प्लेन किसमें है, एक तो इसमें है और एक ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो ऑप्शन सी में अगर है तो ये 1 आ गया। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर देखो 6 अपॉन में 1.414, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसकी वैल्यू जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर लीजिए, 6 अपॉन 1.414, तो ये 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, क्या आएगा, 4 पॉइंट समथिंग हमारे पास आएगा। इसको एग्जैक्ट भी आप यहाँ पर कैलकुलेट करके देख सकते हैं, 6 डिवाइडेड बाय 1.41 4.25 आएगा, 4 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, मैंने वही बोला था 4.25, तो ये तो कम आई वैल्यू, तो मतलब 100 में क्या है, 110 से ज्यादा है। तो यहाँ पे देखो इससे पता चल रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या रहेगा यहाँ पर, करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, राइट। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है
ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन था क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं जो आया था, तो यही क्वेश्चन था। इसको इस तरीके से अप्रोच करना, सबसे पहले आपने प्लेन्स को बना लेना है, प्लेन्स के बाद उनका एरिया फाइंड आउट करना है। फिर आप देखो इस एरिया में इतने एटम्स है 5, ठीक है, यहाँ पर इतने एरिया में कितने एटम्स हैं 6 हैं, और यहाँ पर इतने एरिया में कितने एटम्स हैं 6 हैं। तो फिर ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो मतलब ए स्क्वायर की वैल्यू जिसके लिए सबसे ज्यादा आएगी तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आप प्लेन्स को क्या कर दोगे, अरेंज कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ एटम ए एंड बी, एटम्स ऑफ बी फोर्सेस क्यूबिक फॉर्म आएगा, ठीक है, form cubic close packing lattice and atom of A occupy half of octahedral void and half of tetrahedral void। ओके, तो देखिए A और B, अगर B क्यूबिक क्लोज पैकिंग बनाता है, मान लो ये N है, ठीक है, आपको नहीं लिखना 4 है, ठीक है, कंफ्यूजन होती है। फिर कहता है A किसको ऑक्यूपाई कर रहा है, हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, ठीक है। तो देखिए अगर CCP है, हमने n एटम्स मान लिए, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होंगे हमारे पास n, और टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने होंगे हमारे पास डबल 2n। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, हाफ ऑफ n, और हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स मतलब 2n। ये हो गया, इसको कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आ गया, n बाय में 2 प्लस में यहाँ पर हमारे पास आ गया n, और यहाँ पे क्या है n, ठीक है, a b, यहाँ पर आ गया 3n बाय 2 और यहाँ पे आ गया n। अब फ्रैक्शन को रिमूव कर दीजिए, ठीक है, फ्रैक्शन को रिमूव कर दीजिए, तो यहाँ पे n से n कैंसिल, तो ये आ गया। अब a 3 b 2, क्योंकि इसमें हम क्रॉस नहीं करते, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, the Miller indices of the plane parallel to B axis and intersecting ठीक है C axis as shown in figure below। intersecting ठीक है, parallel to B axis है, तो B axis के along, जैसे कि हमने माना ये A B और C, इसके along तो इंटरसेप्ट क्या है, इन्फिनिटी, ठीक है। 1 के अलग बताने हैं, 2 के अलग बताने हैं। अब ये A माना हुआ है, तो देखिए A में 1 2 1 2, A में भी 2 और C में भी 2 इंटरसेप्ट। इसके रेसिप्रोकल कर लीजिए, इसका रेसिप्रोकल 1/2 1/infinity 1/2, ठीक है। अब इसको होल नंबर में बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, तो कितना आ गया 1 0 1। तो 1 0 1 पहले वाले के मिलर इंडेक्सेस आ जाएंगे। तो आंसर हमें इसी से यहाँ पर पता चल रहा है कि जो हमारा आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 का, वो क्या रहेगा, ऑप्शन 1, ठीक है। अगर आप सेकंड वाले के लिए फाइंड आउट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो, ठीक है। इसके अंदर आपको क्या देख लेना है, अब ओरिजिन सेकंड वाले में देखो, क्योंकि यहाँ पे कट हो रहा है ना, इसको मान लेना है, इसको ओरिजिन मानना है। मैं दूसरे उससे मार्क करती हूँ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फिर उसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4, ए के अलॉन्ग 4 हो जाएगी और बी के अलॉन्ग क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, सॉरी सी के अलॉन्ग 2 हो जाएगी, क्योंकि ये डायरेक्शन क्या है, सी है, और ये डायरेक्शन क्या है, ए है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, कहता है प्लूटोनियम क्रिस्टलाइजेस इन मोनोक्लिनिक लैटिस, ए बी और सी की वैल्यू हमें दी हुई है, एंगल हमें यहाँ पर दे रखा है, विद 16 एटम पर यूनिट सेल, ये भी दे रखा है कि एक यूनिट सेल में यहाँ पर 16 एटम प्रेजेंट हैं। द डेंसिटी इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर विल बी क्लोज टू, कहता है साइन बीटा की वैल्यू ये है हमारे पास, ठीक है, 0.98 है जी, एंड साइन बीटा बाई 2 0.778, और हमें यहाँ पर क्या बताना है, डेंसिटी बतानी है, ठीक है। तो देखिए डेंसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Z इंटू एम ओवर में, यहाँ पर क्या होता है, वॉल्यूम, इंटू में Na एवोगैड्रो नंबर, राइट। अब Z की वैल्यू तो उसने 16 हमें दे ही रखी है, मोलर मास हमें 244 ग्राम पर मोल दे रखा है यहाँ पर। अब यहाँ पे ना आपको वॉल्यूम ए क्यूब नहीं लेना, वॉल्यूम क्या होता है मोनोक्लिनिक के लिए, मोनोक्लिनिक के लिए
जो वॉल्यूम हमारे पास होगा वो क्या होगा, वॉल्यूम ए बी सी साइन बीटा। यहाँ पे थीटा हम लिख देते हैं, पर यहाँ पे इन्होंने बीटा दिया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रही हूँ, बीटा लिख रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वॉल्यूम की वैल्यू ए की वैल्यू कितनी है, 620 पिकोमीटर। ठीक है, इसको हम अलग से फाइंड आउट कर लेती हूँ मैं यहाँ पर। देखो ए बी सी, पिकोमीटर के हमें क्या बनाने पड़ेंगे, सेंटीमीटर, क्योंकि हमें डेंसिटी बतानी है इन ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो जैसे कि हमारे पास ये है 620 पिकोमीटर है, तो 620 पिकोमीटर के सेंटीमीटर क्या बनेंगे, 620 इंटू 10 की पावर माइनस पहले 12 इंटू 2 है ना, तो ये बन गया 620 इंटू 10 की पावर माइनस 10 सेंटीमीटर। तो देखो ए की वैल्यू 620, ये 10 की पावर माइनस 10 बाद में लिखते हैं, ये 480 और सी की वैल्यू क्या है 1100। ठीक है, इंटू 10 की पावर माइनस 30 क्या बन गया, सेंटीमीटर, इंटू साइन बीटा। साइन बीटा की जो वैल्यू हमें यहाँ पर दी हुई है, ठीक है, वो हमें कितनी दी हुई है, साइन बीटा 0.98, 0.98, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इसकी पुट कर देंगे, राइट। अब देखिए यहाँ पर, और हमारे पास वॉल्यूम की वैल्यू आ गई 620 इंटू 480 इंटू 1100 इंटू 10 की पावर माइनस 30 इंटू 0.98। देखो 0.98 ठीक है, बहुत क्लोज है वैसे 1 के, है ना। उसके बाद क्या है, एन ए, एवोगेड्रो नंबर क्या होता है, 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब इसको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व देखो, सॉल्व करने के बाद देखो ये यूनिट्स देखिए, ये पर मोल है, और जो इनकी यूनिट आई थी सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो क्या बनेगी, क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इससे सॉरी ये तो रहेगी, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा। तो जब हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 20.25, ठीक है, ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, ये देखो 10 की पावर माइनस 7 आएगा ना, इसको और इसको सॉल्व करके, वो 10 की पावर 7 ऊपर ले जाओ। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर दो तो आंसर ये आएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अब देखिए जिन स्टूडेंट को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है ना, उनको मैं बता देती हूँ यहाँ पर। देखिए वो पता क्या करना है, 6 इंटू 244 लिखना। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये 10, इस 10 की पावर को सॉल्व करके 10 की पावर 7 ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ये 620 480, ठीक है, यहाँ पर 1100, ठीक है, इंटू 0.98 और ये 6.02। ठीक है, यहाँ पे ना ऑप्शंस में वैसे भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप जैसे 0.98 है, इसको आप 1 लिख सकते हो, 6.022 को क्या लिख लो, 6 लिख लो ओनली। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे कि ये 4 जीरोज है, 1 2 और 2 4 यहाँ पे जीरोज इसके साथ कैंसिल कर दो, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा 10 की पावर 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कैलकुलेशन क्या हो जाएंगी आपकी, बहुत इजी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा। देखो जैसे ये इसको 6 मान लिया, इसको 1 मान लिया, ठीक है, फिर 16 1 जा 16, 16 3 जा 48, ये आ गया। ठीक है, तो आपके पास, ठीक है, इस तरीके से आपको सोल्व करना है, तो कैलकुलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज इसको ऐसे लिखो, कैलकुलेटर आपका अलाउड है, कैलकुलेटर से ठीक है क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर दो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, AXBY crystallizes in FCC lattice with atom A occupying every corner and atom B occupying the center of each face of the unit cell। ठीक है, ये कहता है कि जो एटम ए है ना, वो कॉर्नर्स को ऑक्यूपाई कर रहा है, कॉर्नर्स मतलब 1/8 इंटू 8। ठीक है, और जो बी एटम है वो ऑक्यूपाई कर रहा है सेंटर ऑफ ईच फेस, सेंटर ऑफ ईच फेस मतलब 1/2 इंटू 6। ये नहीं सोचना कि यहाँ पर कॉर्नर्स होंगे, कॉर्नर्स पे कैसे प्रेजेंट होगा, जब कॉर्नर्स पर ए एटम प्रेजेंट है, तो हमें यहाँ पर बताना है ये 1 और 3, तो A B 3 हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर, द नंबर ऑफ cation vacancies per mole when NaCl is dropped with 10 की पावर माइनस 3 मोल परसेंट BCl3। अब देखिए BCl3 में इसके ऊपर चार्ज है +3। अब मान लो कि ये सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, मान लीजिए ये हमारे पास क्या है,
एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे। अब जब B3 पॉजिटिव इसमें एंटर करेगा यहाँ पर, तो ये कितने सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा? तो ये 3 सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर +3 है, तो ये 3 सोडियम आयन को क्या कर देगा, यहाँ से गायब कर देगा, राइट। ठीक है, यहाँ पे मैं बाकी भी बना देती हूँ एक बार, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये 3 को इसने रिप्लेस कर दिया, बट एक ही पोजीशन पर आकर क्या हो गया, ये बैठ गया, ठीक है। एक पोजीशन पर आकर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैठ जाएगा। तो कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई, 2। मतलब एक मोल के एंटर होने से, मतलब एक पार्टिकल के एक एंटर होने से, एक मॉलिक्यूल से, वहां पे हमारे पास 2 वैकेंसीज क्रिएट होती है, ठीक है। तो एक मोल से कितनी वैकेंसी क्रिएट हो रही है, मान लो 2 वैकेंसी। तो 10 की पावर -3 मोल परसेंट से कितनी वैकेंसी क्रिएट होंगी, 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल परसेंट, ठीक है। अब देखिए 2 इंटू 10 की पावर -3 मोल का मतलब क्या हो गया, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, और परसेंट का मतलब क्या हो गया जी, 100, ठीक है। तो कितना आ गया, देखिए इसको इससे कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पे बच जाएगा 10 की पावर 21, और ये -3 है तो 18, तो 12.04 इंटू 10 की पावर 18, ठीक है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक पैकिंग of a monatomic solid, the number of tetrahedral and octahedral holes within the unit cell respectively are। अब देखिए जो FCC होता है ना, FCC के लिए जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो होते हैं 4। टेट्राहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, इसके डबल होंगे, 4 इंटू 2 8, और ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, हमारे पास इक्वल टू n होते हैं, दैट इज इक्वल टू 4। तो ऑप्शन ए हमारा क्या रहेगा, करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिंक सल्फाइड, ठीक है, हमें बतानी है। कहता है जिंक सल्फाइड शो बोथ क्यूबिक एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कहता है कि जो जिंक सल्फाइड है वो क्यूबिक भी और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर दोनों ही क्या करता है, यहाँ पर शो करता है। उसके बाद कहता है, फिर कहता है स्फेराइट एग्जिबिट जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। जिंक सल्फाइड इज अ सेमीकंडक्टर and zinc sulfide can be precipitated from an aqueous acidic solution of zinc salt by passing H2S. Okay. The options containing the correct statement are, ठीक है, हमें बताना है कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं जो करेक्ट स्टेटमेंट जिनकी हैं। तो वो कहता है कि जिंक सल्फाइड है ना, क्यूबिक एंड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है। ठीक है, हमने मान लो कि ये क्या कर लिया, ठीक है, यहाँ पर ये वुडजाइट फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना। तो हेक्सागोनल क्या होता है, वुडजाइट स्ट्रक्चर होता है, एक जिंक ब्लेंड होता है, तो मतलब जो स्टेटमेंट 1 है वो करेक्ट है। तो 2 एंड 4 ओनली, तो ये वाला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमें ये पता है कि 1 तो हमारा करेक्ट है ही है। उसके कहता है कि ठीक है, ये जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर करता है, नहीं, तो ये नहीं है, 2 नहीं है, तो 2 नहीं आएगा, 2 नहीं आएगा, तो मतलब ये इनके, एक मिनट रुकिए, हाँ ये भी ठीक है, सॉरी 1 मिनट, ठीक है, ठीक है। वो कहता है कि हमारे पास, ठीक है, ये स्टेटमेंट है, थोड़ी लर्निंग वाली स्टेटमेंट है जी, इसलिए ठीक है। तो इसका क्यूबिक स्ट्रक्चर भी है, हेक्सागोनल भी है। हेक्सागोनल जिंक सल्फाइड का क्या होता है, वुडजाइट स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद हमें, ठीक है, ये स्टेटमेंट कहता है, मान लो कि ये स्टेटमेंट में हमें क्या है, मान लो कि डाउट है, जिंक सल्फाइड इज अ सेमीकंडक्टर। तो जिंक सल्फाइड है वो क्या है, कहता है कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर, ठीक है, यस, ये सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है। उसके बाद ऑप्शन 4 है, ठीक है, जैसे कि हम इसके ना, जैसे कि हमारे पास ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं, उसमें जिंक सल्फाइड यूज होता है। जिंक सल्फाइड कैन बी प्रेसिपिटेटेड बाय एन एक्वस एसिडिक सॉल्यूशन ऑफ जिंक सॉल्ट बाय पासिंग H2S। नो, ये आप है ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने ये स्टेटमेंट स्टडी की होगी कि जिंक को हम H2S गैस अगर पास करवा दें तो उसके प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे यहाँ पर, ठीक है। H2S पास कराएंगे क्या जिंक सल्फाइड बन जाएगा, फिर उसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल क्या है,
रोंग है। तो फोर्थ जिसमें स्टेटमेंट आ गई तो मतलब वो हमारा आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेकंड के ऊपर आ गया कि फर्स्ट एंड थर्ड ओनली हो सकता है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो उसके बाद है स्फेराइट एग्जिबिट जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, ये ठीक है जी, करेक्ट स्टेटमेंट है, ये लर्निंग स्टेटमेंट है, इसको ना अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लेना, जैसे कि कोई जैसे ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है ना, इनको इंक्लूड कर लो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये 3 करेक्ट हैं, तो ऑप्शन जो 1 हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, इसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हमारे जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम एक्स रे डाइफ्रैक्शन टॉपिक जो हमारा है सॉलिड स्टेट के जो अंडर आता है एक्स रे डाइफ्रैक्शन, उसके हम क्वेश्चंस करेंगे। एंड देन फिर जो बैंड थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चंस अभी तक जितने भी एग्जाम्स में आए हैं वो हम स्टडी करेंगे। राइट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।